हेलो एवरीवन, हम लगातार मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आरएएस का सिलेबस है मेंस का स्पेशली, उसके अंदर कुछ पोर्शन ऐसा है जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में कवर हो चुका है और कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि केवल एक्सक्लूसिवली मेंस के अंदर है। अब हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि मेंस के अंदर हम जब तैयारी करते हैं तो क्या सब्जेक्ट पढ़ के हम ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रीलिम्स का तो जो भी स्कोर आपने किया, आपने 100 बनाया, 101 बनाया, 102 बनाया, 110 बनाया, 150 बनाया, 200 में से 200 बनाया, वो पूरा स्कोर अब कोई मायने नहीं रखता है। प्रीलिम्स का काम केवल इतना था कि आपको मेंस के लिए एंट्री देना है। अब मेंस में जो स्कोर आप गेन करोगे वो स्कोर आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या पढ़ने से, कैसे तैयारी करने से हम मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मेंस के अंदर आपके पेपर 1 में और पेपर 3 में ये दो पेपर ऐसे हैं जिनके अंदर यूनिट 3 जो है वो माइनर सब्जेक्ट्स को रखती है। एक तो पेपर 4 है जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश है जो कि बहुत मेजर है, और पेपर 1 और पेपर 3 इसके अंदर जो यूनिट 3 है, जैसे कि पेपर 1 के अंदर है सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ऑडिट। पेपर 3 के अंदर बात करें हम तो आपका बिहेवियर वाला पोर्शन है, स्पोर्ट्स, योगा, लॉ, ये सारा पोर्शन है। इनमें कुछ एक सेगमेंट ऐसे हैं जिनसे थोड़े कठिन प्रकृति के प्रश्न बनते हैं, जैसा कि पिछले मेंस में हमने देखा था। लेकिन फिर भी जहाँ तक बात करें सोशियोलॉजी की या बात करें बिहेवियर की, तो कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हर बार वैसे ही प्रकृति के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो तैयार करके जाने से हमको वहाँ पे अच्छा स्कोर हम गेन कर सकते हैं। बस उन प्रश्नों को समझना है और थोड़ा तार्किक तरीके से उत्तर लिखना है। एक और ख़ास बात है इनकी, इन विषयों में जो प्रश्न आते हैं वो या तो 2 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के। 10 नंबर का कोई प्रश्न इन हिस्सों से पूछा नहीं जाता है। तो हमको ये भी पता चलता है इससे कि हमको 2 मार्कर 5 मार्कर की तैयारी करनी है तो छोटी छोटी तैयारी करना, और वहाँ पे जाके तेज गति से आप इनको लिख के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न होते हैं, बहुत ज़्यादा जटिल प्रकृति के प्रश्न होते नहीं हैं। तो वहाँ अच्छा स्कोर हम गेन कर सकते हैं। देखिए, आज मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, बहुधा अनभिज्ञतावश जाति एवं वर्ग को एक दूसरे का पर्याय समझ लिया जाता है, जबकि बुद्धिजीवी इस पर असहमति जारी करते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब एक कथन लिखा हुआ है कि भाई बहुधा बिना जानकारी के कारण, अज्ञानतावश, अनभिज्ञतावश जाति और वर्ग को एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो दोनों अलग हैं, ऐसा बुद्धिजीवी कहते हैं, इस बात पर असहमति जारी करते हैं। तो इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा है जाति और वर्ग में अंतर। या तो वो स्पष्ट लिख देता कि जाति और वर्ग में अंतर दीजिए, जाति और वर्ग में अंतर कीजिए, जाति और वर्ग में अंतर लिखिए, तो हम सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ करके अंतर लिख देते। यहाँ पे पूछने का तरीका बदल गया है, प्रश्न वही का वही है। क्या पूछा है कि बहुत अज्ञानता की वजह से इन दोनों को एक समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये अलग है। तो हम कैसे लिखेंगे देखिए, और ये लिखना कितने शब्दों में, 50 शब्दों में, और 5 अंक का ये प्रश्न है। देखिए कैसे लिखेंगे। जाति एवं वर्ग परस्पर एक दूसरे से भिन्न है जो निम्न विवरण से स्पष्ट है। हमको स्पष्ट भी यही करना था कि जाति और वर्ग वास्तव में एक नहीं है बल्कि भिन्न है, तो निम्न विवरण से स्पष्ट है। अब मैं 5 नंबर का प्रश्न है तो भाई 5 अंतर तो कम से कम लिखूंगा, और 5 अंतर लिखने के लिए अगर मैं लाइन टू लाइन लिखने लगा तो मेरे पास स्पेस कम पड़ जाएगा। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, जैसे हम 10वीं में 12वीं कक्षा में उत्तर लिखते थे, एक और जाति लिखा, एक और वर्ग लिखा, और इस उत्तर को लिखना प्रारंभ किया। तो देखिए, जाति में सदस्यता इसकी प्रदत्त होती है। आप किसी जाति में जन्म लेते हैं, वही आपकी जाति, वो चिपक जाती है आपसे। तो सदस्यता इसकी कैसी है, सदस्यता जो है इसकी प्रदत्त है, जन्मजात है, जन्म से आपको मिली हुई है, आपने स्वयं स्वतः इसको अर्जित नहीं किया है। वर्ग की अगर इसी की तुलना में बात करें तो हम कहते हैं कि आप सदस्यता अर्जित करते हैं। आप एलाइट क्लास में हैं, आप पैसे वाले व्यक्ति हैं तो आपका वर्ग अलग हो जाएगा। आप एक गरीब तबके से आते हैं तो आपका वर्ग अलग हो जाएगा। अब जाति कोई सी भी हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप एक अलग क्लास को मेंटेन करके चलेंगे। तो ये क्या है, वर्ग है। तो सदस्यता इसकी क्या है, अर्जित की जाती है। आपने जन्म के बाद इसको अपने बल पर हासिल किया है, अर्जित किया है। दूसरी बात देखिए,
ये जन्म पर आधारित है, हम जैसा कि बोल रहे थे कि जन्म पर आधारित है, आपने जिस कास्ट में जिस घर में जन्म लिया वही आपकी जाति हो जाती है। ये कर्म और स्थिति के आधार पर है, आप कैसा काम कर रहे हैं, कितना पैसा अर्जित कर रहे हैं, कैसी आपकी लाइफस्टाइल है, कैसी आपकी स्थिति है, उस पर आधारित क्या है, आपका क्लास है, आपकी वर्ग। आगे देखिए, ये अंतर्विवाही समूह है। अब देखिए, जाति की जब हम बात करते हैं तो एक रूढ़िवादी मानसिकता क्या कहती है कि हम हमारी ही जाति में शादी करें, कास्ट हमारी सेम होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो क्या है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है। जाति आपको कहीं ना कहीं बाध्य करती है कि आप आपकी जाति में, आपके सामाजिक दायरे में रहें और उसी जाति के अंदर अंदर भीतर भीतर विवाह करें। यहाँ वर्ग में ऐसी कोई बाध्यता आपको देखने नहीं मिलेगी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आपको उसी एलाइट क्लास में ही शादी करनी है। ऐसी कोई बाध्यता, सोशल प्रेशर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है वर्ग के अंदर। आगे देखिए, आजीवन अपरिवर्तनशील, एक बार जो चिपकी जाती है आपसे तो वो चिपकी, फिर उससे निकलना अपरिवर्तनशील, उससे निकलना मुश्किल है। जाति जो है वो आपकी आजीवन वही की वही बनी रहती है। वहीं ये जो है वर्ग वो परिवर्तनशील सदस्यता है। भाई आप आज जो है वो आपका स्टेटस थोड़ा सा कमज़ोर है, आपके पास पैसा वैसा थोड़ा कम है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, कल को आप एक बिज़नेस डेवलप करते हैं, वो बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है, आप बहुत पैसे वाले इंसान हो जाते हैं, आप मर्सिडीज़ मेंटेन करते हैं, तो आपका क्या है, वर्ग क्या है, परिवर्तनशील है। आज आप किसी और वर्ग में थे, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप किसी और वर्ग में चले गए, तो यहाँ पे परिवर्तनशीलता की संभावना सदैव बनी रहती है। पांचवा और अंतिम अंतर देखिए, श्रेष्ठता का आधार सामाजिक। यहाँ पर जाति में श्रेष्ठता का आधार क्या है, सामाजिक है, जबकि वर्ग में श्रेष्ठता का आधार क्या है, आर्थिक। आप 11वीं 12वीं की पुस्तकें देखेंगे, उसमें समाजशास्त्र विषय देखेंगे तो आपको इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं पैराग्राफ्स में लिखी हुई मिलेंगी। वहाँ से ये चीज़ें उठ के आई हैं कि भाई कैसे, क्या डिफरेंसेस इनके अंदर हो सकते हैं। तो ये राजस्थान बोर्ड के कंटेंट हैं सारे के सारे, वहीं से आपको तैयारी करनी चाहिए और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जाति और वर्ग में अंतर हमने स्पष्ट किया कि जो बुद्धिजीवी कहते हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि जाति और वर्ग एक नहीं है, एक दूसरे के पर्याय नहीं है, बल्कि उनमें अंतर है और वो अंतर हमने स्पष्ट किया। अब चूंकि 5 नंबर का प्रश्न है और अपन ने अंतर ब्लॉक बना के लिखा है तो हम एक निष्कर्ष भी लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लिखते हैं, निष्कर्षतः स्पष्ट है कि जाति एवं वर्ग एक दूसरे से प्रत्येक आधार पर भिन्नता रखते हैं। हर आधार पर, हम जो भी आधार की बात कर रहे हैं, दोनों में कोई ना कोई अंतर मिल रहा है, तो प्रत्येक आधार पर भिन्नता रखते हैं। अतः यह एक दूसरे के पर्याय न होकर भिन्न व्यवस्थाएं हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं, भिन्न व्यवस्थाएं हैं, अंतर है दोनों में। आप दोनों को एक दूसरे का पर्याय कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न स्पष्ट है। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो हमको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना बनेगी। ठीक है, क्लैरिटी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये स्पष्ट प्रश्न है। वो प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा हुआ था, बात वही का वही पूछी थी। यहाँ पे वर्ण एवं जाति में अंतर कीजिए, स्पष्ट पूछा है। 50 शब्द का प्रश्न है, 5 अंक में आपको लिखना है। तो वर्ण एवं जाति, इन दोनों में आपको अंतर करना है। वर्ण कौन से, वर्ण कौन से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार के वर्ण हम पढ़ते हैं। ठीक है, और जाति, अलग अलग विभिन्न जातियां जो हम सामाजिक हमारी व्यवस्थाओं में देखते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा, देखिए एक और लिखा है वर्ण, एक और लिखा है जाति, बीच में लाइन ड्रॉ करके दोनों और हम अंतर लिख रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। नंबर 1, वर्ण संख्या कम, केवल 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे संख्या अधिक है, जाति की संख्या क्या है, अधिक है। दूसरी बात देखो, वर्ण जो व्यवस्था है वो गुण और कर्म पर आधारित है। वो किस पर आधारित है, गुण और कर्म पर आधारित है। अगर आपके कर्म और गुण जो है वो परिवर्तित होते हैं तो आपके अंदर वर्ण में भी परिवर्तन संभव है। लेकिन जाति क्या है, जन्म पर आधारित है। आपको एक बार जो जाति मिली वो जाति आपकी जीवन पर्यंत बनी रहेगी। ठीक, तो जाति जन्म पर आधारित है और ये गुण और कर्म पर आधारित है। गुण और कर्म के माध्यम से आप वर्ण व्यवस्था में अपने स्थान को अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जैन संप्रदाय का व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा समझ लेते हैं कि अगर कोई वो जैन है तो वो बिजनेस वाला व्यक्ति होगा, वो वैश्य वाले वर्ण में बैठेगा। लेकिन वो जैन किसी सेना में लड़ रहा है तो उसका व्यवहार कैसा हो गया, क्षत्रिय हो गया, तो उसका वर्ण क्या है फिर, क्षत्रिय। तो
तो उसका वर्ण वैश्य से कैसा हो गया, क्षत्रिय हो गया। ठीक है, तो ये कैसा है, गुण और कर्म पर आधारित। तो स्वाभाविक सी बात है, ये कैसा है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है, यहाँ पे परिवर्तन संभव नहीं है। वर्ण में ऊंच नीच की बात नहीं कही गई है, वर्ण ऊंच नीच की बात नहीं करता है, वर्ण नहीं कहता कि ये वर्ण ऊंचा और ये वर्ण नीचा है। वर्ण में तो कहा गया है कि ये गुण है और ये कर्म है, तो इसका वर्ण ये होगा, उसका किसी ऊंच नीच से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जाति में ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिलता है, जाति के अंदर ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है। आगे देखिए, खान पान एवं रहन सहन जैसी बाध्यता यहाँ पर नहीं है। कोई से भी वर्ण का व्यक्ति किसी भी प्रकार का रहन सहन अपना सकता है, किसी भी प्रकार का खान पान, उसकी कोई बाध्यता निर्धारित नहीं की गई है। जबकि यहाँ पर जाति के अंदर खान पान और रहन सहन की बाध्यता है। जैसा आपकी जाति में प्रचलन है, ठीक वैसा ही आपको फॉलो करने की सलाह दी जाती है, या फिर कहा जाता है कि अनिवार्य रूप से आपको इसको पालन करना है। वो बाध्यता का भाव जो है वो जाति के अंदर है, लेकिन वर्ण के अंदर नहीं है। यह एक मुक्त व्यवस्था है, यह एक मुक्त, किसी भी जाति में आपको बाध्यता देखने को मिलेगी कि फलां जाति है तो इसको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इसको इस तरीके से खाना खाना चाहिए, इसको जाति में ही विवाह करना चाहिए। एक बंद व्यवस्था है जिसके अंदर उस घेरे को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वर्ण में ऐसा नहीं है, वो परिवर्तनशील है, आपके गुण और कर्म पर आधारित होगा कि आप किस वर्ण में आते हैं। आगे देखते हैं, बहिर्विवाह अनुमत। आप अगर वैश्य हैं लेकिन आप किसी क्षत्रिय से विवाह करते हैं तो ये अलाउड है, यहाँ अनुमति है, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है किस वर्ण का व्यक्ति किस वर्ण के व्यक्ति से विवाह करेगा। लेकिन जाति जो है वो एक अंतर्विवाही समुदाय है, अंतर्विवाही व्यवस्था है, जिसके अंदर उसी जाति में विवाह करने की बाध्यता का भाव उत्पन्न होता है। तो वर्ण और जाति में 5 अंक का प्रश्न था, हमने 7 अंतर लिखे हैं, तो यहाँ पूरी संभावना है कि हमको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। संख्या कम, उधर ज़्यादा, गुण और कर्म पर आधारित, उधर जन्म पर आधारित, इधर परिवर्तनशील, अपरिवर्तनीय, ऊंच नीच नहीं पाई जाती है, ऊंच नीच पाई जाती है, खान पान रहन सहन की बाध्यता नहीं, बाध्यता है, मुक्त व्यवस्था, पाबंदी है। यहाँ पर आपको बहिर्विवाह देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर केवल अंतर्विवाह देखने को मिलता है। तो ये वर्ण और जाति में अंतर जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपको अच्छे अंक मिले। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। संस्कृतिकरण एक टॉपिक है आपके अंदर, समाजशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण ने भारतीय समाज पर प्रभाव उत्पन्न कर, देखो ये प्रश्न बहुत लॉजिकल है, 5 नंबर में पूछा है, लेकिन बहुत अच्छे से इस प्रश्न को डिजाइन किया। देखिए, संस्कृतिकरण ने भारतीय समाज पर प्रभाव उत्पन्न कर इसे आलोकित किया है। आलोकित करने का क्या मतलब है कि प्रभाव को हमको किस सेंस में बात कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में। आलोकित मतलब प्रकाशित किया है। तो संस्कृतिकरण ने भारतीय समाज पर प्रभाव उत्पन्न कर इसे आलोकित किया है, यद्यपि इसकी कुछ कमियां भी हैं या हानियां भी हैं। यानी कि यहां किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव सेंस में ये बात कर रहा है। आगे क्या लिख रहा है, विवेचना कीजिए। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि हमको इसके प्रभाव की जो बात है, सेंस्क्रिटाइजेशन, उसके प्रभाव की बात देखनी है। उसके प्रभाव की बात जब हम देखेंगे तो प्रश्न में आलोकित करने की बात कर रहा है तो पॉजिटिव, और यद्यपि इसकी कुछ हानियां भी हैं तो नेगेटिव। लेकिन प्रश्न का सेंस क्या कह रहा है कि आपको तराजू में पलड़ा भारी किसका रखना है, पॉजिटिविटी का, सकारात्मक बातों का पलड़ा भारी रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि भाई आलोकित किया है, हालांकि कुछ छोटी मोटी कमियां भी हैं तो वो हमको बता देनी। तो दोनों एस्पेक्ट्स जब तक कवर नहीं करेंगे हमको मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले तो संस्कृतिकरण क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ताकि अगले को पता चले कि भाई आप संस्कृतिकरण के बारे में जानकारी रखते हैं। तो देखिए, निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की विशेषताओं को ग्रहण कर जाति संरचना में स्वयं की स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है, यही संस्कृतिकरण है। निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति की विशेषताओं को ग्रहण कर जाति संरचना में स्वयं की स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। ये प्रक्रिया क्या है, संस्कृतिकरण है। और इसकी अवधारणा देने वाला व्यक्ति कौन था, M.N. श्रीनिवास।
M.N. श्रीनिवास ने ये अवधारणा दी थी, तो हमने ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करते हुए लिख दिया कि M.N. श्रीनिवास जो है उनकी ये अवधारणा है संस्कृतिकरण की, और ये हमको देखने भी मिलती है हमारी सामाजिक संरचना में। आगे देखते हैं, हम कह रहे हैं आलोकित किया है, तो आइए प्रभाव पे बात करते हैं। सकारात्मक, हमने प्रभाव के 2 टुकड़े कर दिए, एक और लिख दिया सकारात्मक और एक और लिख दिया क्या है, नकारात्मक, क्योंकि हमको कुछ कमियां भी बतानी है तो हमने नकारात्मक भी लिख दिया है। अब देखिए आगे कैसे लिखेंगे इसको। सकारात्मक प्रभाव में हम लिखते हैं कि निम्न जातियों की संस्कृति में परिवर्तन, यानी कि नवीन चेतना, एक पुनर्जागरण का भाव, रूढ़िवादी से थोड़ा सा बाहर निकलकर एक नवीन चेतना, एक कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का भाव जो है वो भी निम्न जातियों में संस्कृतिकरण की वजह से पनपा है, तो ये पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति, इन्होंने संस्कृताइजेशन के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास भी किया है। तीसरी बात देखो, कठोर नियमों में शिथिलता, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, बहुत ज़्यादा कठोर जो नियम थे उनके अंदर शिथिलता इसके अंदर संस्कृतिकरण से आई, वो थोड़े से लिबरल हो गए अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर। चौथी बात, अंतरजातीय संबंधों में वृद्धि, तो अच्छी बात है, अंतरजातीय संबंध बनने की वजह से निम्न जातियों का उच्च जातियों में, उच्च जातियों का निम्न जातियों में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठेगा, उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो संस्कृति है उसका डेवलपमेंट होगा। तो अंतरजातीय संबंधों में वृद्धि, ये भी क्या है, एक सकारात्मक बात है। शिक्षा में सुधार, शिक्षा में, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म हो रहा है, वो भी शिक्षा में क्या है, सुधार जो है वो भी इसकी वजह से हो रहा है। अब ऐसा है कि अगर निम्न जाति का कोई व्यक्ति है, वो किसी विशेष प्रकार का काम पूर्व में करता था, शिक्षा की प्राप्ति के बाद उसका स्तर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो ये भी संस्कृतिकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है। आगे देखिए, रूढ़िवादी मापदंडों से मुक्ति, रूढ़िवादी जो मापदंड थे उनसे इनको मुक्ति मिली है। चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी इनके सुधार हुआ है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं रही कि अगर किसी को सांप काट गया है तो वो किसी सामान्य नीम हकीम के पास चला जाए या झाड़ फूंक वाले व्यक्ति के पास चला जाए, बल्कि वो कहाँ जाना पसंद करते हैं, एक चिकित्सक के पास जाना पसंद करते हैं। तो ये भी प्रभाव किसका है, संस्कृतिकरण का है। आपसी समाजों के, आपसी जातियों के संपर्क की वजह से उत्पन्न जो प्रभाव है वो क्या है, संस्कृतिकरण, और ये देखने मिलता है। नकारात्मक में ये देखिए, मूल संस्कृति का पहचान संकट, इनकी जो मूल संस्कृति है वो कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण की वजह से प्रभावित हो रही है, उसमें कमी आ रही है। तो मूल संस्कृति का पहचान संकट किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, संस्कृतिकरण की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो वो जो हानि है, हम एक ट्रेडिशनल, एक परंपरागत जो हमारी संस्कृति है जो पाई जाती है, उसके अंदर एक संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो संस्कृति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है और अधिक प्रभाव किसका हो गया, उच्च जातियों की जो संस्कृति है उसका हो गया। दूसरी बात, संस्कृतिकरण से दूर लोगों को सामाजिक भेदभाव का, जो लोग संस्कृतिकरण में शामिल हो गए वो तो कैसे हो गए कि आपसी समरसता पैदा हो गई उच्च जाति निम्न जाति के बीच में, बहुत अच्छा सौहार्द का भाव चल रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन जो लोग अभी संस्कृतिकरण से दूर हैं, उनमें उन्हीं की जाति के मध्य भेदभाव की स्थिति पनप गई है, उन्हीं की जाति के मध्य भेदभाव पाया जाता है। तो ये भी क्या है, संस्कृतिकरण ने कहीं ना कहीं निम्न जाति को भी 2 गुटों के अंदर बांट दिया है। एक जाति का वो पक्ष है जो संस्कृतिकरण के माध्यम से अपने आप को लिबरल बना के रूढ़िवादी मानसिकता से दूर आ चुका है, चिकित्सा स्वास्थ्य में सुधार कर चुका है, शिक्षा की उच्च प्राप्ति कर रहा है और ओवरऑल ग्रो कर रहा है। लेकिन एक पक्ष जो है वो ऐसा है जो संस्कृतिकरण से दूर है, तो अभी भी वो वही है जहां वो पहले था, ठीक है। तो उनके बीच में आपसी भेदभाव जो है वो उत्पन्न हो गया। क्लैरिटी है। निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण ने समेकित रूप से भारतीय समाज में एकता, अखंडता एवं उन्नयन की स्थिति उत्पन्न की है। हमको पॉजिटिव, हमको आलोकित करवाना था, तो हमने आलोकित करवाने के संदर्भ में निष्कर्ष तक क्या लिखा है कि संस्कृतिकरण ने समेकित रूप से भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में एकता, अखंडता एवं उन्नयन की स्थिति उत्पन्न की है। क्लैरिटी है। बहुत सिंपल प्रश्न है, पूछने का तरीका थोड़ा सा कठिन था, जिसने प्रश्न को तोड़ा उसने प्रश्न को समझा। अगर प्रश्न को तोड़ोगे नहीं तो आपको ये समझ में आएगा ही नहीं कि इसमें नेगेटिव बातें भी आपको लिखनी है, जिनका प्रभाव सकारात्मक की तुलना में कम रखना है।
ताकि आप जो आंसर का एंड है वो सकारात्मक तरीके से कर सकें। ये प्रश्न की जो समझ है वो डेवलप करना बहुत महत्वपूर्ण है। कंटेंट आने केवल से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, उसके लिए प्रश्न को समझना जरूरी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए बहुत सिंपल 15 शब्दों का प्रश्न है। भूमंडलीकरण, ये शब्द लिखा हुआ है भूमंडलीकरण सिलेबस के अंदर। भूमंडलीकरण को परिभाषित करते हुए उसके प्रेरक लिखिए। मतलब क्या है कि भूमंडलीकरण क्या है एक तो वो बताना है, और किस वजह से वो उत्पन्न हुआ, उसकी प्रेरणा कहां से पैदा हुई वो समझाना है। तो भूमंडलीकरण क्या है? संपूर्ण विश्व को वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर देने की प्रक्रिया, जिससे सभी राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आदान प्रदान स्वच्छंदता से हो सके, यही क्या है? भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है कि सारे विश्व को वैश्विक गांव के रूप में बदल दूं। और वैश्विक गांव, जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन को हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट के आधार पे देखते हैं। जब हम समाजशास्त्र की बात करेंगे तो हम समाज के आधार पे देखते हैं। हमने उनके साथ किसका आदान प्रदान किया? हमने उनके साथ संस्कृति का आदान प्रदान किया है, हमने उनके साथ सामाजिक हमारी जो अवधारणाएं हैं उनका आदान प्रदान किया है, और आर्थिक आदान प्रदान भी हमने किया है। वो स्वच्छंदता से करने के लिए हम कॉन्सेप्ट कौन सा लेके आए हैं? भूमंडलीकरण। 1991 में 1991 में भारत ने इस व्यवस्था को अपनाया था। क्लैरिटी है? और इसके प्रेरक लिखने को कहा है तो ये भूलना नहीं है, और 15 शब्द में लिखना है तो बहुत ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है। प्रेरक के अंदर हम लिख रहे हैं बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश एवं प्रौद्योगिकी प्रसार। ये जो 3 चीजें हैं वो भूमंडलीकरण के अंतर्गत आती हैं। क्या है? बाजार की खोज की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया, बहुराष्ट्रीय निवेश उसकी वजह से भी भूमंडलीकरण आया, और प्रौद्योगिकी प्रसार की वजह से भी क्या हुआ है? भूमंडलीकरण आया है। तो भूमंडलीकरण के प्रेरक जो है वो ये 3 माने जाते हैं जो हमको लिखने। कौन कौन से 3 प्रेरक? बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश और प्रौद्योगिकी प्रसार। यहां तक सिंपल है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न, जातिवाद। जातिवाद को समझाइए कि भाई जातिवाद क्या है। जातिवाद क्या है ये 15 शब्दों में समझाना है। तो जातिवाद बेसिकली क्या है कि एक जाति द्वारा स्वयं की जाति को श्रेष्ठ मानते हुए, खुद की जाति को श्रेष्ठ मानना है, खुद की जाति को व्यक्ति श्रेष्ठ मान रहा है, उसको श्रेष्ठ मानते हुए अपनी जाति के हित को साधने के लिए अन्य जाति के हितों, अपेक्षाओं एवं सम्मान का हनन करना, ये क्या है? जातिवाद। मैं ये मान लूं कि मेरी जाति श्रेष्ठ है और मेरी जाति के हित साधने के लिए मैं किसी अन्य जाति के व्यक्ति के सम्मान का हनन करूं, उसके हितों का हनन करूं, उसकी उम्मीदों का, उसकी अपेक्षाओं का हनन करवा दूं, तो वो क्या है? जातिवाद है। वो क्या है? जातिवाद। यही सेम क्षेत्रवाद पे लागू होगा। अपने क्षेत्र के को जो है श्रेष्ठ मानते हुए उसके हितों को साधने के लिए अन्य क्षेत्र के लोगों का नुकसान करना क्या है? क्षेत्रवाद है। ठीक। प्रभाव देखिए, जातियों के मध्य, इसने तो जातिवाद को समझाइए इतना ही लिखा था, लेकिन हम प्रभाव एडिशनल लिख रहे हैं क्योंकि हमको कुछ मार्क्स और जुटाने हैं। ऐसा नहीं हो कि हम केवल परिभाषा लिख के आए और 2 में से 1 नंबर रख दे। तो हमने एक एस्पेक्ट और ले लिया कि भाई ये भी पकड़ो, हमको 1 से ज्यादा नंबर दो, 1.5 नंबर दो, 2 में से 2 नंबर दो। प्रभाव, जातियों के मध्य घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। तो ये कोई जातिवाद अच्छी बात तो है नहीं, है तो खराब बात है। तो खराब बात की वजह से प्रभाव भी कैसे आएंगे? खराब आएंगे। तो जातियों के मध्य घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं प्रतिस्पर्धा की जो उत्पत्ति है वो किसकी वजह से होती है? जातिवाद की वजह से होती है। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनजातियों में गरीबी के 4 कारण लिखिए। ठीक है, 4 कारण पूछे और 5 नंबर का प्रश्न है तो हम 4 तो लिखेंगे नहीं, हम तो 5 नंबर के प्रश्न में 5 बातें लिखेंगे। 5 प्रश्न के नंबर में 5 एस्पेक्ट एनीहाउ कवर करने हैं। चाहे अंतर लिखने हो तब भी 5 लिखने हैं, कारण लिखने हो तब भी 5 लिखने हैं, कुछ विशेषताएं लिखनी हो तब भी 5 लिखनी है। 5 नंबर का प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न मतलब 5 बातें लिखनी है। क्लैरिटी है? ताकि हर बात का 1 नंबर भी अगर दे तो हम 4 साढ़े 4 नंबर तक उस प्रश्न में पहुंच जाएं। पहली बात,
गरीबी के जनजातियों में क्या कारण, ये तो हम हमारे विवेक से भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, कृषि पर निर्भरता। जनजाति भारत में ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है और कृषि वर्षा पर निर्भर है। तो कृषि पर निर्भरता, बारिश हुई तो ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर दिक्कत है, 2 जून की रोटी की भी समस्या है। ठीक है, तो वर्षा पर निर्भरता जो है वो जनजातियों की कृषि के माध्यम से, वो एक कारण है कि ये गरीबी के अंदर अक्सर रहते हैं। दूसरी बात, कुटीर उद्योगों की धनोपार्जन क्षमता में कमी। कुटीर जो उद्योग हैं वो बहुत कमजोर हो रहे हैं, इसकी वजह से धनोपार्जन यानी कि आय का सृजन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं किया जा पा रहा है। अब कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ बात लिखी हुई है। तो कुटीर उद्योगों को संरक्षण देना है, ये डीपीएसपी भी कहता है। तो कुटीर उद्योगों का ये जो है गिरावट जो इसके अंदर आई है वो भी जनजातियों के गरीबी का एक बड़ा कारण बनी है। रूढ़िवादी परंपराओं के चलते इनकी प्रगति अवरुद्ध हुई है। कैसे कि अगर ये कोई आगे बढ़ के बड़ा काम भी करने जा रहे हैं तो इनकी प्रथाएं, इनकी परंपराएं, ये सारी चीज़ें इनको इनके क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने देती, इनकी रूढ़िवादिता से बाहर निकलने नहीं देती, किसी काम को करने के लिए स्वच्छंदता प्रदान नहीं करती हैं। तो ये सारी वजह भी इन जनजातियों में गरीबी का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। आगे देखिए, जनसंख्या नियंत्रण उपकरणों का न्यूनतम उपयोग। मतलब कि अगर किसी परिवार में आप 7-8 बच्चे देख लेते हैं तो वो एक आम बात है। उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से ये दिक्कत आ रही है कि जनसंख्या अधिक होने की वजह से जितना भी पैसा, जितनी भी आय का सृजन होता है वो सारा परिवार के पोषण में ही समाप्त हो जाता है, बल्कि राशि कम पड़ जाती है। तो इस वजह से भी गरीबी इन समुदायों में अधिक पाई जाती है। आगे देखिए, अशिक्षा। अशिक्षा एक बड़ा कारण है, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ने के कोई स्वप्न ही नहीं होंगे। ठीक है, कोई एक महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो ये सारे कारण भी, अशिक्षा भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से क्या है, जनजातियों में गरीबी है। छठी बात, भूमि अधिग्रहण या निष्कासन। इनकी भूमि जो है वो कहीं हाईवे आ रहा है, कुछ आ रहा है तो इनकी भूमि अधिग्रहित कर ली जा रही है। भाई डिपेंड ही कृषि पे, आपने भूमि अधिग्रहित कर ली और छोटा मोटा उसको पैसा दे दिया उसके बदले में, तो वो पैसा उनका खर्च हो जाता है और फिर वापस कृषि करके वो जो आय सृजित करते थे वो शून्य हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी इनका बड़ा नुकसान होता है और ये गरीबी इनकी बरकरार रहती है। तो गरीबी के जो 4 कारण लिखने थे उसके बजाय हमने कितने लिख दिए, 6 लिख दिए। तो यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पितृसत्तात्मक, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है और सामाजिक जो हमारी दिक्कतें हैं उन पे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। कहते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करने वाले उपाय दीजिए। देखो, एक प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है या भारत में पितृसत्तात्मकता है, उसके कारण लिखिए, वो बहुत सामान्य प्रश्न होगा। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं, हम उसको मिटाना चाहते हैं, हम इक्वालिटी पे बात करते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं। तो ऐसी इक्वालिटी वाली स्थिति जो है उसको उत्पन्न करने के, उसको लाने के उपाय, यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करने के उपाय का मतलब क्या है, जेंडर इक्वालिटी कैसे आएगी। ठीक है, जो पितृसत्तात्मकता है वो कैसे चली जाएगी, उसके उपाय पूछें। ठीक है, अब देखो इसको सामान्य तरीके से 1 2 3 4 करके लिखेंगे तो उत्तर ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि उस उत्तर में कोई नवाचार किया गया है। तो हमने उत्तर में नवाचार करने के लिए इसमें उपाय के 2 टुकड़े कर दिए। एक तो तात्कालिक उपाय कि भाई तत्काल हम अभी करेंगे और अभी इसका इफेक्ट नजर आने लगेगा, एक तो ऐसे उपाय पर हम जाएंगे। दूसरा दीर्घकालीन उपाय, जो हम अभी करेंगे लेकिन उसके इफेक्ट लंबे टाइम के बाद आने लगेंगे। तो ये ऐसे 2 उपाय में हमने इसको तोड़ दिया। तो तात्कालिक उपाय क्या कह रहे हैं, देखो, महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण। तो कौशल प्रशिक्षण से क्या होगा, वो पैसा वैसा कमाने लगेगी, स्वरोजगार दो, इसकी व्यवस्था करो। इससे क्या होगा, ये आत्मनिर्भर बनेगी, अभी के अभी इसका पैसा जनरेट होने लगेगा। आर्थिक रूप से जब महिला इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो उसकी निर्भरता पुरुष वर्ग पे कहीं ना कहीं कम होगी, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो सकेगी और जो पितृसत्तात्मकता है उस पर थोड़ा बहुत आघात लगेगा, वो कमजोर होगी। दूसरी बात देखो, तात्कालिक उपाय में घरेलू हिंसा जैसी स्थितियों पर कड़े कानून का, मतलब कि अगर
किसी महिला का पति या और कोई पुरुष उसके घर में उस महिला पर हाथ उठा रहा है या किसी भी प्रकार की मानसिक हिंसा कर रहा है, शारीरिक हिंसा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कानून की व्यवस्था की जाए जिसकी वजह से ऐसा करने से पहले कोई व्यक्ति 4 बार सोचे, तो उसका भी प्रभाव क्या है, तत्काल नजर आने लगेगा। तो ये क्या है, तात्कालिक उपाय है, तत्काल इफेक्ट देने वाले जो है वो उपाय ये है। दीर्घकालिक उपाय, ऐसे उपाय जो आप आज करोगे लेकिन उसका इफेक्ट एक लॉन्ग टर्म के बाद आपको दिखने लगेगा। स्थायी जो व्यवस्था में परिवर्तन है वो इसी प्रकार के उपायों से आता है। ठीक है, देखिए, शैक्षणिक व्यवस्था में महिला को सम्मान देने जैसी विषय वस्तुएं पाठ्यक्रम में शामिल करना। ठीक है, पहली बात तो क्या है, पाठ्यक्रम, किताबों में ही ऐसी चीजें डाल दी आपने जिसमें आप ये सिखा रहे हो कि भाई महिला जो है वो या उससे रिलेटेड जो भी विषय वस्तुएं हैं वो सब सम्मान का विषय है, वो उपहास का या अपमान का विषय नहीं है। दूसरी बात, बचपन से ही बच्चियों को आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान का प्रशिक्षण देना। बचपन से ही बच्चियों को आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान का प्रशिक्षण देना ताकि उनको बड़े होने पर यह एहसास रहे, वो स्वयं को दोयम दर्जे का न माने, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो, उनको अपने अधिकारों की रक्षा करने आती हो, वो इतनी स्वाभिमानी हो कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ सकें, बात रख सकें अपनी। ये सारी चीज़ें क्या है, जरूरी है। तो ये तात्कालिक उपाय हैं और ये दीर्घकालिक उपाय हैं। इस प्रकार से इस विषय के आपको इस उत्तर को आपको लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, अब देखिए, सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो आपको 20 नंबर में से कम 15-17 नंबर, 18 नंबर भी दिला सकता है, जो मेंस में आपको फायदा करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का स्तर जैसा कि अभी आपने देखा है उसी प्रकार का या उससे भी सामान्य प्रकार का रहता है। तो जब सामान्य प्रकार के प्रश्न आएंगे तो वहाँ हमको अटैक करना है, वहाँ हमको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। अगर वहाँ हम कमज़ोर पड़ गए या वहाँ हम ज़्यादा अंक अर्जित नहीं कर सके तो हमारा बहुत मेजर लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा हमको। तो जितने भी माइनर सब्जेक्ट हैं, क्योंकि उनमें पढ़ना कितना है, मुश्किल से 50-60 पेज के उसकी नोट्स हैं। जैसे सोशियोलॉजी है, अगर आप उसको डीप से डीप में भी पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि 80-90 पेज या उससे ज़्यादा इसके अंदर हो पाएंगे। ठीक है, 80-90 पेज, और इसको भी शॉर्ट नोट्स में अगर आप कवर कर लोगे तो 20-30 पेज में ये ख़त्म हो जाएगा। तो 20-30 पेज के अंदर अगर शॉर्ट नोट्स आप बना लेते हो तो 20-30 पेज के अंदर अगर कोई विषय आपको 20 नंबर दे रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा है। और फ़ायदे के सौदे जो हैं वो हमको गंवाने नहीं है। इस परीक्षा में हमको यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने की वजह से आपको क्या फ़ायदा होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने की वजह से आप जब एंड मोमेंट पे पहुंचेंगे, एग्ज़ाम के पास पहुंचेंगे, 27-28 जनवरी के पास पहुंचेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस समय रिवाइज करना चीज़ों को, क्योंकि आपके पास 4 पेपर हैं और 4 पेपर के अंदर 3 पेपर तो ऐसे हैं शुरू वाले जिनमें 3-3 यूनिट हैं, तो कुल 9 यूनिट्स आपके पास है, जो कि बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश है, तो उन 3 पेपर के एटलीस्ट आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम के अंदर स्कोर करेंगे और इसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और खूब लिखिए। ऑल द बेस्ट।